हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास जो रहेगी हमारी भू राजस्व व्यवस्था पर रहेगी। तो आइए हम भू राजस्व व्यवस्था को विस्तार से समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो है वो भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था अगर देखेंगे तो कौन लेके आता है, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में जो है द्वैत शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूल करना शुरू किया। ठीक, 1772 ईस्वी में क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिससे क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र राजस्व का 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन बाद में इसको समाप्त करके 1 वर्षीय लेके आते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि उन 1777 में यह व्यवस्था समाप्त हो गई, और जब 1777 में यह व्यवस्था जब समाप्त हुई तो इसकी जगह पे 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया जाता है। ठीक, इस व्यवस्था में क्या होता है, प्रतिवर्ष जो होता है भू राजस्व निर्धारित होता है, जो 1789 से 1790 ईस्वी तक चलती रही। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। ओके, तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के जनक कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आगे हम देखेंगे 1790 में अस्थायी तौर पर इसे लाया गया, मगर 1793 ईस्वी में क्या हुआ, इसे अस्थायी कर दिया गया। इसमें क्या होता है, इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, भूमि का स्वामी जो होता है वो जमींदार होता है। मतलब जमींदार जो होता है वो किसानों से कर लेता था और इधर सरकार को फिर कर देता था, तो भूमि का स्वामी जो था वो जमींदार था। ठीक, माना गया था। इसे सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र, बनारस और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। ये आप लोग के लिए सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूभाग भूमि पर इसे लागू किया गया था, और यह तय किया गया था कि एकत्र किए गए भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाना था। आगे हम देखेंगे जमींदारों को उनके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। जमींदार व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार किसानों का क्या करता था, अत्यधिक शोषण करता था। ठीक, वह अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत तय की गई कर सीमा से भी अत्यधिक कर वसूलते थे। जमींदार यदि निश्चित तिथि तक कंपनी को लगान नहीं देते थे, तो ऐसी स्थिति में सूर्यास्त कानून के द्वारा उनकी जमीन छीन ली जाती थी। सूर्यास्त कानून क्या होता था, कि जैसे समय निर्धारित किया जाता था कि शाम तक सूर्यास्त ढलने से पहले घर आ जाना चाहिए, अगर नहीं देते थे तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस व्यवस्था से एक निश्चित आय प्राप्त होती रही। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण जमींदार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने कंपनी का भी समर्थन किया। अब हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, रैयत जो थे वो किसान थे, वो सीधे कर जो है वो सरकार को देते थे। ठीक, लगान देते थे अपना। इस व्यवस्था में किसान सीधे सरकार को लगान देता था, कोई जमींदार या मध्यस्थ नहीं होता था। किसान को उसकी जमीन का मालिक माना जाता था, और यह जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से मद्रास, बंबई और असम के भी कुछ क्षेत्रों में भी लागू की गई थी। इस व्यवस्था के जनक जो थे वो कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो थे। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है मुख्य उद्देश्य, सरकारी आय वृद्धि करना और किसान के हितों में वृद्धि करना था। जैसा कि आप लोग को बताया कि मद्रास, मुंबई और असम के क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसमें क्या था कि ब्रिटिश भारत के जो 51% भूभाग थे उस पर लागू हुई, और सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में क्या होता है, कहाँ लागू की जाती है, दक्षिण भारत के 12 महल जिले में। ठीक, लागू किया जाता है। 1820 में यह व्यवस्था जो है पूरे मद्रास प्रांत में लागू दी की गई, और थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का क्या किया गया, गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में
यह व्यवस्था मुंबई प्रांत में लागू हुई और आगे चलकर असम क्षेत्र में भी लागू हो गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो था वो भू राजस्व की दरें अस्थायी नहीं थी, मतलब उसमें उतार चढ़ाव कभी घटता तो कभी बढ़ता, ऐसे करते रहते थे। इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 33% से लेकर 55% भाग तक निर्धारित किया। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार जो थे उपज का आधे से अधिक कर वसूलते थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व वसूली का कार्य सरकारी कर्मचारी करते थे। तो हम इसके प्रभाव देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के। तो सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव देखेंगे इसके। इसमें क्या था सकारात्मक प्रभाव में कि किसानों को सीधा अधिकार दिया गया था भूमि पर। ओके, बिचौलिए का अभाव था, मतलब कोई जमींदारी नहीं थी, जमींदारी की जो भूमिका थी वो समाप्त हो गई थी। किसानों में जागरूकता हुई, किसान अपनी भूमि और फसल के प्रति अधिक जागरूक हुए। अब इसका नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। उच्च लगान का बोझ जो है देखेंगे, सरकार द्वारा अधिक लगान वसूलने से किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा और लगान में कोई स्थिरता नहीं थी, मतलब इसकी दरें निश्चित नहीं की गई थी, सरकार कभी भी बढ़ा सकती थी इसकी दरें। ठीक। और किसानों की दयनीय स्थिति देखेंगे, मतलब चाहे अकाल हो या सूखा हो या बाढ़ आए, कुछ भी हो, लेकिन कर तो आपको उतना ही देना है सरकार को। ठीक है, जिससे क्या होता था किसान कर्जे में डूब गया। ठीक। अब इसका समग्र प्रभाव देखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को भूमि पर अधिकार तो दे दिया, लेकिन अधिक लगान और अस्थिर नीतियों के कारण किसानों को आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रही। आगे हम महालवाड़ी व्यवस्था देखेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, पूरे गांव से मिलकर टैक्स लिया जाता था। एक गांव का मुखिया होता था जिसे लगान की जिम्मेदारी दी जाती थी, तो वो मुखिया फिर सरकार को देता था, जो अधिकारी थे। इस व्यवस्था में पूरे गांव को एक इकाई माना जाता था। लगान की जिम्मेदारी गांव के मुखिया या प्रमुख लोगों की होती थी। सरकार का लगान गांव से सामूहिक रूप से लिया जाता था। इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और भूमि को बेचने और गिरवी रखने का अधिकार दिया गया किसानों। ओके, इस व्यवस्था को सबसे पहले अगर देखिए, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दी, पर 1822 में व्यवस्था जो है कानूनी तौर पर शुरू की गई। ठीक। यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में लागू हुई और यह क्या था, ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू हुई। भूमि कर का कुल उपज का 66% तय किया गया था। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए की गई। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कम करके इसे 50% कर दिया, जो ये 66% थे इसको बाद में 50% कर दिया गया। अब हम इसके प्रभाव देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था के। तो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे, गांव में सामूहिकता बढ़ी, मतलब पूरे गांव से मिलकर कर टैक्स देना होता था, इससे आपसी सहयोग और एकता बनी रही। फिर दूसरा हम देखेंगे, व्यवस्था को समझना आसान हुआ, मतलब एक गांव को इकाई मानने से व्यवस्था को लागू करना आसान हुआ। गांव के मुखिया की भूमिका बढ़ी। पहले गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, लंबरदार। ठीक। जिससे अस्थायी नेतृत्व को प्रोत्साहन मिला। गांव के विकास के अवसर, गांव को स्थिर कर देने से गांव के विकास और सुधार के अवसर मिले। अब नकारात्मक प्रभाव क्या था, वही बोझ बढ़ा अत्यधिक, किसका, कर का। ठीक। पूरे गांव से मिलकर कर लिया जाता था, इसलिए कर का बोझ किसानों पर अत्यधिक पड़ता था। अच्छे बुरे में भेद नहीं। ठीक। सभी किसान से बराबर कर लिया जाता, चाहे फसल अच्छी हो या खराब, लेकिन कर तो बराबर देना है। ठीक। मुखिया द्वारा शोषण की संभावना, कई बार मुखिया जो होते थे अपनी पद का गलत इस्तेमाल कर किसानों का शोषण करता था। सूखे और बाढ़ का असर, वही अगर गांव में सूखा या बाढ़ अन्य प्राकृतिक आपदा आती तो कर देना मुश्किल हो जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था से गांव में सामूहिकता, समग्र प्रभाव अगर देखेंगे तो गांव में सामूहिकता और स्थायी नेतृत्व को बढ़ावा मिला, लेकिन कर का बोझ अत्यधिक होने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण
किसानों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे इस आरेख में क्या समझाया गया है कि किसान जो है डायरेक्ट सरकार को कर दिया गया। तो इस किस व्यवस्था में या रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब इसमें क्या है, किसान जो है जमींदार को कर देता था और जमींदार जो है वो सरकार को देता था। तो ये जो है ये जमींदारी व्यवस्था थी जिसे अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आता है या इस्तेमरारी व्यवस्था भी कही जाती है। और इसमें क्या था, पूरे गांव के लोग मुखिया को देते हैं, मुखिया। तो इसमें कौन सी है, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक। इसमें इस आरेख में अगर देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सीधे किसान जो है सरकार को कर देता था। इसमें आप देख सकते हैं इसमें गांव मिलकर जो देते थे कर, यानी महालवाड़ी। ठीक। इसमें क्या कहा गया, पहले इसमें किसान डायरेक्ट सरकार को दे रहा है फिर जमींदारी। तो मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी आगे की क्लास कल होगी। धन्यवाद।